बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शुगर मिल्स ने कार्टेल बनाकर आवाम को लूटा, अगर किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो बात कर सकता हूं। जबकि हुकूमत ने तहरीक लबैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ साहब की दरख्वास्त जमानत भी मंजूर कर ली है। इस समेत दिन भर के जो अहम मौज़ूआत हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, शहबाज शरीफ साहब की जमानत मंजूर होने के बाद सियासी तौर पर आगे मंजरनामा आप क्या देख रहे हैं और क्या पीडीएम को मनाने में शहबाज शरीफ साहब कामयाब होंगे या वो दूरियां खत्म हो सकेंगी? देखें जी, मुल्की सतह पे तो सबसे अहम बात आज वही जो तहरीक लबैक के ऊपर पाबंदी लगाने का हुकूमत ने ऐलान किया, और उससे पहले कोई 24-48 घंटे जो कुछ मुल्क में हुआ है इंतहाई अफसोसनाक, और कई लोग जानों से गए। अजीब हमने मनाजिर देखे सड़कों पे, पुलिस वाले, मुजाहिरीन, कौन किधर क्या, और फिर उसके बाद ये अचानक हमारे सामने ऐलान आ गया। हम बहुत ज़्यादा इसकी तफसील से लाइल्म है। हुकूमत जाने, वज़ीर आज़म साहब जाने, उनके वज़ीर दाखिला जाने और उनके वज़ीर इत्तलात जाने, और वो उन्होंने यकीनन इसके ऊपर एक इंटेलिजेंस ब्रीफिंग्स ली होंगी, इसके ऊपर इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, सारे मामलात के ऊपर। इंटेलिजेंस क्या थी पहले हमें नहीं पता, क्यों गिरफ्तारी हुई हमें नहीं पता, क्या था क्या नहीं था। तो चूंकि बताया ही नहीं किसी ने, ठीक है, मुकम्मल तौर पे एक अवाम के साथ अवाम से डिस्कनेक्टेड हुकूमत है, अकाबरीन है चंद। तो उसके बाद तो क्या था, हमने तो अचानक देखा लोगों ने तो सड़कें बंद, मार कुटाई हो रही है, घेराव जलाव हो रहा है, पुलिस वालों को मारा जा रहा है, वो शहीद हो गए लोग। फिर उसके बाद उधर से हुआ, फिर खबरें आ गई कि आपने खबर भी नहीं देनी, आपने बात ही नहीं करनी, उसके बाद हो गया अल्लाह खैर सल्ला। तो अब इसके ऊपर लोगों की अमलाक जल गई, लोग जानों से चले गए, पुलिस वाले शहीद हो गए, वो जो तहरीक लबैक के मुजाहिद उनके आम लोग, वैक्सीनेशन रुक गई, गाड़ियां फंसी हुई हैं, तोड़ दी, आग लगा दी, ये हो गया। ये जाने और इनके फैसले जाने। रियासती रेट डॉक्टर साहब कहाँ है? मैंने कहा ना, ये जाने और इनके फैसले जाने, ये जाने और इनके फैसले जाने, और अल्लाह करे कि मुल्क खैरियत से रहे। जो कुछ तमाशा लगा रहा 24 घंटे, मैंने कहा हुकूमत अलग है, रियासत अलग है। ये मुशर्रफ साहब के दौर में जो हुआ ना, जब ये तालिबान के ऊपर पाबंदी लगी, शेख रशीद साहब उस अमल का हिस्सा रहे हैं थ्रू आउट। मैं अब शेख रशीद साहब को ज़्यादा, हमारे बड़े हैं और एक बड़े ओहदे पे बैठे हैं माशाल्लाह, तो मैं कोई बात नहीं करूंगा। मुशर्रफ साहब ने बड़े तरीके से हैंडल किया। तरीका क्या था कि दो बातें, एक तो यह है कि तालिबान की एक सोच और उसके काउंटर नैरेटिव एक सोच, ठीक है, यानी एक होता है ना कि एक मतलब उन्होंने उसको काउंटर करने के लिए उलमा मौजूद हैं, मुख्तलिफ जो मसालिक के उलमा हैं मुख्तलिफ, के इसको किस तरह से हैंडल। आज भी अगर अमेरिका में या फ्रांस में या किसी और जगह पे ऐसा कोई मामला होता है मजहब से रिलेटेड, तो वहां पर भी वो जो इस्लामिक काउंसिल्स हैं उनसे बात करते हैं जी। उनसे कहते हैं आप इनके बारे में, जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं वहां पर भी वो कहते हैं कि आप इनके बारे में, आप अमेरिका में जाए 9/11 के बाद, तो उन्होंने वहां पर जो इस्लामिक काउंसिल्स थी ये थी, उनसे कहा कि आप ये इंतहा पसंदी के खिलाफ, ये दहशत, एक तरीका होता है ना, आप इनके खिलाफ आप बात करें, आप ये ब्रेन जो भी है आप इनसे डील करें। मतलब वहां पर उन्होंने इतने साल हो गए, 20 साल, तो वहां प्रेसिडेंट बुश ने फवाद चौधरी को नहीं कहा कि आप जाके जो है वो यहां पे मुसलमानों को इस्लाम पढ़ाएं पूरी दुनिया में, ऐसे नहीं हुआ। उन्होंने तलाश किया कि काउंटर नैरेटिव कौन होगा, कैसे होगा, ठीक है। या जो कॉन्डोलीज़ा राइस थी, उन्होंने शेख रशीद से नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ये एक मसला पूरी दुनिया में खड़ा हुआ है। मुशर्रफ साहब ने भी ऐसा नहीं किया। उलमा का इजलास हुआ, इजलास होते थे मुसलसल, और एक काउंटर। यहां पर मसला ये है
कि सबको ही एक तरफ धकेल दी है, सब के सब, बस सियासी जमातें, मजहब उनके हैं, जमात इस्लामी, JUIF, सुन्नी जमातें, मतलब मसालिक इस तरह हैंडल, अगर ये समझते हैं कि ठीक हो रहा है, मैंने कहा ना शेख रशीद साहब उस अमल का हिस्सा रहे हैं, उसकी नजाकतें समझते हैं। इसमें जनाब अब ये प्रूवन रिपोर्ट्स हैं कि जनाब जब ये TTP के खिलाफ हो रहा था तो इसमें बारिश हजरात जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान के और इधर उधर कॉन्सुलेट्स में काम करने वालों की फंडिंग होती, वो घुस जाते थे बीच में, और गाड़ियां रखी होती थी, फंडिंग कहीं और से हो रही होती थी। आपने करना क्या होता है, एक अब टारगेट किलर हैं, दहशतगर्द हैं, कुछ भी हैं, आपने कोई चादर ही बदलनी है ना, दाढ़ी बढ़ानी है, टोपी पहननी है और जाके गोलियां मार देनी है। ये बड़े नाजुक मामलात होते हैं, इसके ऊपर मुशावरत होती है, इसके ऊपर ये नहीं होता कि मुझे मिली इतला तो मैंने ये कर दिया, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। जत्थों के हवाले नहीं किया जाएगा रियासत को, ऐसे नहीं होता, इस तरह नहीं, एक तरीके होते हैं। आपने देखा वहां पे क्या हुआ कैपिटल हिल में, वो इंतहा पसंदी जो अमेरिका में जी। उसके बाद वो पूरी उसको निशाने इबरत बना देंगे चौक पे, वो ये बात नहीं कर रहा बाइडेन, वो पूरी की पूरी की हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म कैसे फैला है, ये वाइट सुप्रीमिस्ट कौन है, ये कैसे हैं, ये फौज के अंदर कितने लोग हैं, एक तरीका होता है, एक तरीका होता है, तरीके से हैंडल किया। एक तो इंतजामिया खज्जल ख्वार तो इंतजामिया होगी ना, बेचारे पुलिस वाले, DC, वो मोटरवे खुलवा रहे हैं, कलीम इमाम साहब, वो बाकी वो डिप्टी कमिश्नर, वो तो अलग है। इसका सियासी और मजहबी पहलू जो है वो कौन हैंडल करेगा। अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ, अच्छा काउंटर नैरेटिव वो बिल्ड हुआ, फिर उसके बाद जो है ना, उसके बाद काउंटर नैरेटिव वो शरीफ साहब बिल्ड करते रहे, उसके बाद क्योंकि एक बड़ा U-टर्न सा हो गया था ना, तालिबान से एकदम से आपने पीछे करे, और उसके बावजूद फिर ये हुआ कि जनाब वो हमले और मुशर्रफ साहब के ऊपर और GH के ऊपर। बात यह है कि इसमें उलमाए कराम को एक बुला लिया जाता जी। अच्छा होता, मैं बताऊं इसको इतने सालों में ना मैं इसको इस तरह से देखता हूं, होता क्या है, शेख रशीद साहब क्योंकि जानते हैं ना चीजें सारी, इसलिए कोई और शख्स हो, एजाज शाह साहब की बात कर रहे थे, मैं एजाज शाह साहब होते तो मैं उनसे तवक्कुल दूसरी होता। शेख साहब हिस्सा रहे हैं इन सारी मजहबी तहरीकों का, इनको उसकी हसासियत का अंदाजा है। शेख रशीद साहब को ये चाहिए था कि शेख रशीद साहब एक उलमा की मुख्तलिफ उलमा से रब्ता करते, सियासत अपनी जगह है, ये मुख्तलिफ उलमा से रब्ता करते और उलमा आके बात करते, उलमा ही बात करते आके। ये जो तहरीक लब्बैक का इशू नहीं है, मैं बात एक आपको बताऊं, ये तहरीक लब्बैक का कि पे पाबंदी का इशू नहीं है, इशू कुछ और है। मुझे बताएं 2012 में तहरीक लब्बैक नहीं थी, पूरे ये पीपल्स पार्टी का दौर था, पीपल्स पार्टी का दौर था, मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी का दौर था कोई सितंबर अक्टूबर या ऐसा कोई महीना था 2012 शायद लोगों को याद हो, और यकीनन याद होना चाहिए, मेरा ख्याल है कि वो एक फिल्म आ गई थी जिसमें गुस्ताखाना फिल्म थी, और उसके ऊपर पूरे मुल्क में मुजाहरे हुए थे, सिनेमा घरों को आग लगा दी थी। मेरा ख्याल से कराची में वो निशात सिनेमा, कैपरी सिनेमा, दुकानें, बाजार, ये पेशावर में 8 सिनेमा घरों को आग लगा दी गई थी, या दुकानें लूट ली गई थी, KFC, इधर हमले हो रहे हैं जनाब, मैकडॉनल्ड्स, बैंक लूट लिए थे, याद होगा लोगों को। उसके बाद YouTube बंद हो गई थी, उसको तहरीक लब्बैक नहीं थी, देखें बैन हो गई थी। अच्छा बात यह है कि उसके बाद फिर वो एक वाकया पेश आया था सलमान तासीर साहब वाला, उस वक्त कहां थी तहरीक लब्बैक? नहीं थी, तहरीक लब्बैक उसके बाद में बनी है। बात यह है कि एक सोच है, एक फिक्र, उसको उस सोच उस फिक्र को आपने रियासत जत्थों के हवाले नहीं। अच्छा जी, अगर ये है, मेरी दुआ है कि ऐसा हो कि ये काबू कर लें, लेकिन ये होता नहीं है, ऐसे होता नहीं है। सही, ठीक है कि मोटरवे खुल गए और रनवे खुल गए तो मसला हल हो गया। ये इनको बात करनी चाहिए थी, बात करनी चाहिए अभी भी इनको उलमा को डाल के दरमियान में कि ये मामला तशद्दुद की तरफ ना चले जाएं मजीद, जिसका खदशा है। लेकिन बात वो कि कोई समझाने कोई मतलब, लेकिन पार्लियामेंट होती है, कोई बात कोई इतना बहुत बड़ा आप स्टेप लेने जा रहे हैं, तो उस वक्त आपको यानी चौधरी निसार साहब, जब याद है वो जो वाकया हुआ था मुमताज कादरी की सजाए मौत वाला जी,
तो उस वक्त चौधरी साहब उस वक्त क्या सबको इत्मीनान में लेके बात करके कैसे फैसला क्या करना है क्या नहीं, मतलब यहां कोई कुछ भी नहीं पता, कोई पता ही कुछ नहीं कि क्या इंटेलिजेंस। बस एक सड़कों पे हमने अचानक लोग देखे, एम्बुलेंस से तोड़ रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, अजीब। उधर पुलिस वालों को, मतलब पुलिस वाले खून हो गए हैं। उसके बाद खबर आ रही बैन कर दिया गया। अच्छा जी, मसला हल हो गया। अच्छा, तो अब इसके ऊपर क्या बात की जाए? हल हो गया, अगर ये समझ लें हल हो गया तो समझें, ठीक है। बात यह है कि हाउ टू हैंडल, कहते हैं ना, हाउ टू मैनेज एंड हाउ टू मिस मैनेज। किसी चीज को मिस मैनेज करना मतलब एक, अब क्या मैं बात करूं, अल्लाह करे कि रियासत की रेट अपनी बरकरार है, लोग सुकून से रमजान गुजारें। इन्होंने क्या किया, पहले परसों क्या हुआ है और आज क्या हुआ, किसी को कुछ भी नहीं पता, कुछ नहीं पता सिवाय इसके कि गिरफ्तारी हुई, उसके सड़कों के ऊपर हंगामे शुरू हो गए। उसके बाद जाहिर हो रहे हैं वो भी। अच्छा, इलेक्शन भी इसके नतीजे में अब कराची का जो जिमनी इलेक्शन वगैरह पोस्टपोन हो जाएगा, इलेक्शन पोस्टपोन हो सकते हैं डॉक्टर साहब। वो हो जाएगा क्योंकि वो उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा, जो बैलेट पेपर छपे हुए उसमें तहरीक लब्बैक के कैंडिडेट खड़े हुए हैं। मतलब ये मैंने आपसे बात की ना कि 24 घंटों में क्या कोई ऐसा, इस बात का कोई इम्कान था कि 8, 10, 15, 20 लोगों को, इत्तेहादियों को मैंने फोन किए हैं, इत्तेहादियों को भी नहीं पता, इत्तेहादी हुकूमत वज़रा को फोन किया, जो वज़रा वैसे ही वो तो मतलब वो तो अपनी दुनिया में, उनमें उनका क्या ताल्लुक तहरीक लब्बैक या अल्लाह रसूल, मतलब वो तो वैसे ही रियासत मदीना जो है उसमें इमरान खान साहब ही नजर आते हैं, एक आध और कोई, बाकी तो मुझे नहीं समझ में आता। तो वो ये उसको बात करके लोगों को प्रॉपर बता दिया जाता, पता होता तो ये बदमज़गी ना होती। और क्या इनको यकीन है कि ये खत्म हो गया इशू? अगर यकीन है तो ठीक है, इन्हीं को यकीन होगा। अच्छा, इस इशू के साथ डॉक्टर साहब, शुगर मिल्स के मामले पर जो जहांगीर तरीन साहब से भी कुछ इख्तिलाफात है, वजीर आजम साहब ने इस हवाले से बयान दिया आज। हाँ नहीं, वो वजीर आजम साहब, वो मैंने कहा ना, ये सेकंड इश्यूज हो गए हैं, ये इश्यूज पीछे चले गए, इनको बैक बर्नर पे डाल दें। इशू जो है वो एक तो अदालत वाला इशू है, दूसरा इशू ये महंगाई वाला, इसलिए वो सब अभी वो ये छोटे इश्यूज हैं। अभी जो अहम इशू है ना, जो मेरी जो जिसकी तरफ मैं बार बार कर रहा हूं, वो जो है वो इशू जो है वो तहरीक लब्बैक का है। और तहरीक लब्बैक के ऊपर जो पाबंदी है, वो तहरीक लब्बैक की पाबंदी देखें, ये जो जहां मजहब की बात आती है ना, तो उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी फैसला करने से पहले मुशावरत जरूर होनी चाहिए। ये नहीं काबीना के इजलास में आया और काबीना के अंदर 10 वजीर बैठे हैं, कोई बोल नहीं सका। हो सकता है लोगों ने कहा हो सकता है शेख साहब खुद भी चाहते हो सकता है कोई भाई किस तरह से, मतलब उसको ये जो 20 तारीख को होना था उसकी कोई इंटेल आई, अच्छा हमें पता था, मुझे पता था हंगामे की तैयारी हो रही है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो रही है, मुझे पता, किसी को पता, कोई यहाँ पे कोई कमेटी होगी, कोई वो क्या कहते हैं दाखिला की कोई पार्लियामेंट में कमेटी होगी, कहीं सवाल जवाब क्या था भाई, किस नौयत का खतरा था, क्या प्लानिंग थी, कोई यहां पर आके क्या करना था, उसमें कोई खुदा ना खासा शरपसंद अनासर ने क्या कर देना था, यही तो होना था ना जो हो गया। तो मतलब क्या, मतलब पार्लियामेंट पे हमला होना, खुदा जाने क्या होना था, कोई पता, कोई आदमी होता है ना बताता है, कोई ये जो फॉरेन हैंड्स इन्वॉल्व थे, मुल्क के अंदर तैयार हो रही थी साजिश। अब बाहर का हाथ तो कह ही नहीं सकते ना, अब क्या कहेंगे बाहर का हाथ, तो इंडिया से तो आपकी जो सुलह हुई है सब, तो क्या मतलब ऐसे ही बगैर उसके बस कुछ होना था, उसको ये कर दिया हमने, वो करके बंद कर दिया। अल्लाह खैर से चलें जी। अब मसला ये है कि अल्लाह करे कि मुल्क खैरियत से रहे, और जो इंतजामी लोग बेचारे पुलिस वाले और जो इंतजामिया के लोग हैं, वही उन्होंने उनकी साथ जाती हुई है ना, बाकी तो उन्होंने तो बैठ के जो अपना एक बयानी जारी करनी है ना। अच्छा, तो ये पुलिस वाले और दुकानदार और अवाम और अस्पतालों के अंदर, और उनको पता ही नहीं ऊपर क्या हो रहा है, बस कुछ हो रहा है ऊपर जो कर दिया। अच्छा, अब मसला ये है, लेकिन ये मसला इस तरह कहीं दुनिया में, मतलब अल्लाह करे अभी चूंकि रियासत इमरान खान साहब ने कोई, अल्लाह करे कि कोई ऐसा हो जो जिसमें से आगे खैर निकले। अच्छा, दूसरी बात मैं इसमें तशवीश मुझे इसलिए है कि ज्यादा के जो खित्ते के, मैं हमेशा कहता हूं ना कि आसपास के हालात ठीक नहीं है। बिल्कुल, यानी अफगानिस्तान से अभी थोड़ी देर के बाद सरकारी तौर पर ऐलान करेंगे जो बाइडन, और वो ऐलान ये करेंगे कि 11 सितंबर तक ये सारे वो वाकयात हैं जो हम सबके सामने हुए हैं। इस काबीना में मौजूद लोग पढ़े लिखे लोग हैं सारे, हुकूमत के अंदर बहुत ज़हीन और तजुर्बा, यानी समझते हैं मामला, नहीं समझता, मतलब वो देखिए छोड़ देंगे वो क्या समझ, सबके सामने वाकयात हुए। लेकिन 9/11 की जो एनिवर्सरी इस साल होनी है,
उसको उन्होंने कहा है बाइडेन ने कि उस तारीख को हम फौजों का इनखला करेंगे, हम 1 मई से नहीं करेंगे, 1 मई से शुरू करेंगे, जो खत्म होगा जाके 11 सितंबर 2021 को। ठीक है, इसका मतलब है नहीं होने जा रही, इसका मतलब है इनखला फिलहाल नहीं होने जा रहा। उसकी वजह यह है कि जो डायरेक्टर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आ जाई है, उनका ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर इंटेलिजेंस एक बड़ी अथॉरिटी, उसने 2021 की अपनी रिपोर्ट जारी की है और वो बहुत मजबूत रिपोर्ट है। उसका लिंक हम यहां पे अपने नाज़रीन को दिखा सकते हैं अगर हमारी प्रोडक्शन टीम ने तैयार किया हो। अच्छा, ये जो इनकी रिपोर्ट आई एनुअल थ्रेट असेसमेंट, वो एनुअल थ्रेट असेसमेंट जो है उनकी, वो ये बता रही है नंबर 1 के अफगानिस्तान के अंदर एक तो ये कि चाइना आगे जा रहा है, ठीक है, पूरे हर खित्ते के बारे में उन्होंने कहा कि चाइना सबसे बड़ी थ्रेट है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान तनाव बढ़ेगा। अच्छा, जंग के इम्कानात हैं, तनाव बढ़ेगा, जंग के इम्कानात हैं। सही। दूसरा वो कह रहे हैं अफगानिस्तान के हालात खराब होंगे, अफगानिस्तान के अंदर सुकून आने वाला नहीं है। ये उनकी थ्रेट असेसमेंट है जो उनकी, रशिया जो है यूक्रेन के अंदर, वो लंबी चौड़ी मैं उस पर बात करता हूं अभी। अच्छा, एक तो ये रिपोर्ट जनाब आज आ गई सामने, ठीक है, ईरान ये करेगा, वो लंबी चौड़ी, इसके लिंक पर हमने दिया, इस पर जो डिटेल है इसको पढ़ना चाहें, वो बहुत लंबी रिपोर्ट है और हर मुल्क के हवाले से उन्होंने नॉर्थ कोरिया क्या करेगा, इस रीजन में क्या होगा। अफगानिस्तान से फौज नहीं जा रही, अफगानिस्तान से फौज नहीं जा रही, तो वो जो तुर्की के अंदर पोस्टपोन हुई थी कॉन्फ्रेंस, जो 16 तारीख को होनी थी, अब वो 16 को नहीं 24 को होगी। ठीक है। और तालिबान की तरफ से ऐलान किया गया कि हम उसमें शरीक नहीं होंगे, इसी मंथ के 24 को, जी इसी महीने के 24 को। वो तालिबान ये कह रहे हैं कि हम उसमें शरीक नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, शरीक अगर नहीं होंगे तो फिर क्या हालात बनेंगे अफगानिस्तान के, मैं नहीं जानता। लेकिन इस हफ्ते का न्यूज़ वीक का टाइटल जो है वो बड़ा अजब सा है, और वो टाइटल पेज अगर हमारी प्रोडक्शन टीम ने तैयार किया हो तो टाइटल के ऊपर जो है वो लिखा हुआ है, उनका जो टाइटल पेज है वो कहता है कि वाई वी कांट विन, वाई वी कांट एंड अवर एंडलेस वॉर्स। हम अपनी उन जंगों को खत्म क्यों नहीं कर सकते जो कि एंडलेस हैं, जो कि खत्म नहीं होंगी कभी। अमेरिका न्यू वे ऑफ फाइटिंग, ठीक है, ट्रैप्स अस इन कॉन्फ्लिक्ट्स दैट लास्ट फॉर एवर। अब जो जंगें शुरू होती जा रही हैं वो कभी खत्म नहीं होंगी। ये न्यूज़ वीक का इस हफ्ते का टाइटल पेज है। अब इशू यह है कि जनाब अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन अभी रुक रहे हैं। अब मैं नहीं जानता कि अब से लेके अगले चंद महीनों में सफारतकारी कहां जाएगी। कोई 2 दर्जन के करीब अमन मुआहदे घूम रहे हैं, एक अशरफ गनी का मुआहदा, एक इसका मुआहदा, एक उसका मुआहदा, एक उसका मुआहदा। वो जितनी ज़ल्म खलीलज़ाद ने अभी तक जहां तक लेकर आए थे वो फिलहाल टर्की के अंदर। तालिबान अगर नहीं जा रहे तो मैं नहीं जानता, या हो सकता है तालिबान चले जाएं, लेकिन बहरहाल अफगानिस्तान से इनखला में ताखीर हो गई, अनाउंस करने जा रहे हैं बाइडेन। अच्छा, अब इसको ये जनाब, इसका ये पूरा का पूरा आज मगरबी मीडिया अफगानिस्तान से और पाकिस्तान और इस खत्ते से भरा हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट क्या लिख रहा है कि फॉलोइंग विड्रॉल अनाउंसमेंट बैटल टू डिटरमाइन अफगानिस्तान वॉर लेगेसी बिगिंस। अब ये शुरू होगा कि लेगेसी क्या है जनाब, पीछे क्या छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जनाब गार्डियन कह रहा है कि बाइडेन टू विड्रॉ यूएस ट्रूप्स बाय सितंबर 11। अच्छा, CNN कह रहा है बाइडेन इज मेकिंग अ मेजर मिस्टेक ऑन अफगानिस्तान। अच्छा, मेजर मिस्टेक वो कह रहे हैं अफगानिस्तान से कि जाना ही नहीं चाहिए या जाना चाहिए, उसमें बहस शुरू हो गई है। फिर ये खत्ता आ गया दोबारा। फिर बाइडेन, CNN कह रहा है बाइडेन रिस्की डिसीजन टू एंड अमेरिका लॉन्गेस्ट वॉर, गिव हिम अ चांस टू रीफोकस। अच्छा, उसके बाद फिर फॉरेन पॉलिसी कह रहा है कि तालिबान इश्यूज कोल्ड रिस्पॉन्स टू यूएस विड्रॉल प्लान्स, वो तो नहीं जा रहे उसमें से। तुलु न्यूज कह रहा है कि जनाब ब्रिटेन भी विड्रॉ कर लेगा सारी ट्रूप्स को अफगानिस्तान से। और वाशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि जी बाइडेन अफगानिस्तान विड्रॉल कुड बी द फर्स्ट स्टेप टू अ तालिबान टेक ओवर। अगर सितंबर में भी गए तो तालिबान टेक ओवर कर लेंगे, क्योंकि रिपोर्ट भी साथ लिखी हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है विद अफगान डिसीजन बाइडेन सीक टू फोकस यूएस ऑन न्यू चैलेंजेस। न्यूयॉर्क टाइम्स ही कह रहा है अफगानिस्तान बिकम अ टेररिज्म सेफ हेवन वंस अगेन। अच्छा जी, उसके बाद फिर वो दोबारा वाशिंगटन पोस्ट ही कह रहा है बाइडेन इज एडमिटिंग अमेरिका डिफीट इन अफगानिस्तान, इट्स अबाउट टाइम। वाशिंगटन पोस्ट लिख रहा है, फिर खित्ता भर गया है यहीं जिस वक्त आप ये पाकिस्तान में ये फैसले कर रहे हैं, तो ये पड़ोस में फिर वही दोबारा आप समझें कि एक अलाव भड़क उठा है। वाशिंगटन में बाइडेन टेक्स द इजी वे आउट ऑफ अफगानिस्तान, द लाइकली रिजल्ट इज डिजास्टर। यानी कहा यह जा रहा है बुनियादी तौर पर अमेरिका के अंदर ये राय है कि नहीं निकलना वहां से। आप 11 सितंबर को निकलने का ऐलान भी ना करें, और 11 सितंबर तो दूर है। अच्छा, न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है बाइडेन टू विड्रॉ ऑल कम्बैट ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान। अच्छा, फिर वाशिंगटन पोस्ट कह रहा है हिस्ट्री विल कास्ट अ शैडो ओवर बाइडेन डिसीजन टू विड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान। यानी वहां का मीडिया कह रहा है अफगानिस्तान से नहीं निकले आप, क्योंकि आपके सामने इंटेलिजेंस रिपोर्ट रख दी गई है बाइडेन के सामने की, जिसमें लिखा है कि अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लेंगे तालिबान वाले।
अच्छा, अब मसला यह है कि अफगानिस्तान दोबारा बॉयल होने जाए। अच्छा, ये वो सितंबर 2001 का अफगानिस्तान नहीं है। सितंबर 2001 का अफगानिस्तान है। एक उसामा बिन लादेन बैठा है, अलकायदा बैठी है, एक तालिबान बैठे हैं, एक नॉर्दर्न अलायंस है, वो क्लैरिटी है बिल्कुल, ठीक है। यहां मुशर्रफ साहब मौजूद हैं, सऊदी अरब और यूएई तालिबान को सपोर्ट हमायत करके बैठे हुए, एक अलग दुनिया है जी। और रशिया जो है वो अपने फड्डों में चेचन्स वेचन्स वहां पे बम फाड़ रहे हैं मॉस्को में, और इधर वो दुनिया एक अलग दुनिया। आपको क्लैरिटी बिल्कुल क्लियर लाइंस हैं, यहां पे जनाब ये, यहां पे ये। अब मसला ये है, यहां पे ग्रे एरियाज ही ग्रे, मतलब पूरा अफगानिस्तान ग्रे है। दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज कूदी हुई हैं वहां पे, डिफेंस के कॉन्ट्रैक्टर्स कूदे हुए हैं, मॉस्को, बीजिंग, ये मतलब ईरान की पावर बहुत वहां पे बढ़ चुकी है, टर्की बड़ा स्टेक होल्डर है, अरब ममालिक हैं, इसराइल है, इंडिया है, पाकिस्तान है, मतलब तमाम मुल्क और अफगानिस्तान के अपने। तो बात यह है कि अब इस वक्त कतर है, सारे मुल्क, तो ये सूरत हाल इंतहाई गंभीर, और इस दौरान पाकिस्तान के अंदर ये बगैर वजह के एक इंतशार पैदा हुआ, और बगैर वजह के ही चले खत्म तो किसी वजह पे हुआ, या किस वजह से हुआ हम लाइल्म है। इतना लाइल्म कभी किसी हुकूमत ने, चाहे वो ज़ियाउल हक हो या अयूब खान का दौर हो, अपने अवाम को नहीं रखा बड़े फैसले करने से पहले कि इसके पीछे क्या वजूद, पीछे क्या था। एक जरा होता है ना सवाल, लोगों को क्लैरिटी हो जाए कि क्या था, क्या इंटेलिजेंस। लोग समझदार हैं, लोग समझते हैं मामलात को, लेकिन यहां पे जनाब खामोशी, नाम नहीं लेना। नाम ब्रेक ले लेते हैं, नाम लेने की इजाजत तब मिलेगी जब वो बैन कर दिया। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको सिर्फ एक मिल जाए, ईरान की मैं बात करूं। ईरान में क्या हुआ जनाब? ईरान में आज हसन रूहानी साहब ने बाकायदा ये ऐलान कर दिया है सरकारी तौर पे कि हम 60% पर अपना यूरेनियम का एनरिचमेंट करने जा रहे हैं। अच्छा। और हम, बल्कि उन्होंने तकरीर की, उसके एग्जैक्ट अल्फाज बड़े अजीब, अगर मैं चंद मुझे मिनट मिल जाए, वो कहते हैं हसन रूहानी, अगर तुमने जुर्म किया तो हम तुम्हारे हाथ काट देंगे, हम तुम्हारे दोनों हाथ काटेंगे, एक IR-6 सेंट्रीफ्यूजेस से और दूसरा हाथ तुम्हारा 60% यूरेनियम से काटेंगे, इंतजार नहीं करेंगे, और हम उसके बाद जो है वो एंटर होंगे मजीद मजबूती के साथ, अगर हमें डायलॉग करना होगा। जी बेहतर। और उसके बाद उनके अमीर कतर से बात हुई है, अमीर कतर ने सऊदी अरब के वली अहद से बात की है। उसके बाद आपके ये ताइवान के अंदर अमेरिकन पहुंच गए हैं। अब यूएस इंटेल कह रही है कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान टेंशन बढ़ेगी, अफगानिस्तान के हालात खराब होंगे। तो पाकिस्तान में क्या चीज चाहिए? सियासी अदम इस्तेकाम को रोकना, सियासी इस्तेकाम को लाना, लोगों को इकट्ठा करना। सर ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके आपसे मजीद इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, एक अदम इस्तेहकाम इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में जो हम देख रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब और हुकूमत को क्या करना चाहिए इन हालात? देखें, मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ये सियासत पे तो मैं बात, मेरी फिर गुजारिश है कि क्योंकि ये रियासती मामला है, तो उस तरफ हम इसको देखें कि ये जो फैसला हुआ है ये मुल्की सियासत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये बाज़ फैसले ऐसे होते हैं जब उसमें आप मुशावरत करते हैं लोगों से, यानी वज़ीर दाखिला को या वज़ीर आज़म को या हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, किसी को, उलमा के साथ, ये जो शर्फसंदी सड़कों पे हो रही है और जो गाड़ियों को आग लगा रहे हैं और मार रहे हैं और सर फाड़ रहे हैं और ये सारे, इसको कहीं इस्लाम इजाजत देता है? नहीं देता। कहीं पर कोई मजहब नहीं देता। उसमें तो दूसरा है ही नहीं सवाल। सवाल यह है कि इसको मैनेज कैसे किया आपने? क्या आपने इसको मैनेज सर फाड़ के करना है या इसका कोई सर, लोगों के सर फाड़े? और ये कराची से हुआ ना ऑपरेशन, कराची ऑपरेशन, तो कराची ऑपरेशन में पता चला कि वो मतलब कोई अक्सरियत टारगेट किलर्स की ऐसी थी, ये ISI और MI की रिपोर्ट्स हैं जी, अक्सरियत ऐसी थी टारगेट किलर्स की जो एक ही वक्त में एक से ज्यादा ग्रुप्स के साथ काम करते थे। अच्छा। सियासी जमात में भी हैं, इस कलदम जमात में भी हैं, इसमें भी हैं, उसमें भी पैसे लेके मार रहे हैं लोगों को। सही, ठीक है। कभी दाढ़ी रख ली, कभी टोपी पहन ली, कभी कुछ कर लिया, कभी गदर हो गए, कभी क्लीन शेव हो गए। आपके जो दुश्मन होते हैं वो हमेशा तलाश करते हैं ये फॉल्ट लाइंस, वो तलाश कर रहे होते हैं ना ऐसे मरले पे कि हमें फॉल्ट लाइन मिले इनके अंदर। तो बहुत एहतियात करते हैं, हैंडल विद केयर। अमेरिका बात कर रहा है अफगानिस्तान में तालिबान के साथ, और इशू ये हो रहा है कि 2021 में कि टेक ओवर करेंगे या नहीं करेंगे। इशू
हजारों मुसलमान भी गए, अमेरिकन भी गए, जानों से अरबों खरबों का नुकसान हो गया। एंडलेस वॉर न्यूज़ भी लिख रहा है। और उससे पहले मुझे वो भी मैं दिखाऊंगा जिसमें लिखा हुआ था आज से 10, 20, 15 साल, 16 साल पहले कि हम जीत चुके हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक तो ये हो गया इशू। दूसरा इशू कि इसका सियासत में मैं बात ही नहीं कर रहा, और मैं मेरी गुजारिश है कि उसको छोड़ दें, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और वो छोड़ दें, क्योंकि ये इशू किसी और तरफ जा रहा है। दूसरा इशू ये जो इसको अदालत में किस तरह हैंडल करना है, ये जस्टिस फाइज ईसा साहब और जज साहिबान के दरमियान, बाकी जो जज साहिबान हैं और फाइज ईसा साहब, ये जो स्प्लिट हो गया है सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे, ये मुनासिब नहीं है, ये होना ही नहीं चाहिए था। अदालत किसी रियासत के अंदर सबसे ऊपर होती है, आखिरी फोरम अदालत होती है, फौज से भी ऊपर, फौज से भी ऊपर। ठीक है। अब वो जब फैसला होना था तो जो एक्सटेंशन वाला, तो वो सुप्रीम कोर्ट में गया था, अदालत ऊपर, अदालत ही तकसीम हो गई है। अब मसला ये कि ये तो अजीब और गरीब सूरत हाल डेवलप, इसके अंदर अब मैनेज कर रहे हैं। इशू क्या है? रमजान, महंगाई, कोविड, वैक्सीनेशन और खारजा पॉलिसी, जो एक लंबी मुद्दत तक आपको आगे जाके कवर करनी है कि कैसे आपने ब्लिंकन जो हैं, उन्होंने सेक्रेटरी ब्लिंकन, उन्होंने आज टेलीफोन किया है आर्मी चीफ को, और यकीनन उनका टेलीफोन बहुत अहम होगा। बाजवा साहब से उनकी बात हुई है, क्या बात हुई है हम नहीं जानते, लेकिन इतना हमें यकीन है कि उनका इंतहाई अहम इसलिए होगा कि टेलीफोन जब ब्लिंकन ने किया है तो ब्लिंकन ब्रसल्स में है, और ब्रसल्स में उनकी नेटो से मुलाकात हो रही है जी, और नेटो से उनकी मुलाकात हो रही है। साथ ही यह फैसला हो रहा है कि जो अफगानिस्तान में भी ट्रूप्स विड्रॉल नहीं हो रहा, वहां से कॉल उन्होंने इसलिए पाकिस्तान की है। अब विड्रॉल नहीं हो रहा और साथ ही नेटो के मुल्क भी निकल जाएंगे, यह भी गालिबन ऐलान हो गया कि नेटो की फौजें भी निकल जाएंगी, लेकिन और फौजें भी नेटो से हटके 50 मुल्कों ने हिस्सा लिया था इसमें जब ये 9/11 हुआ था। दूसरी बात यह है कि जनरल लॉयड ऑस्टिन भी वही है जी, जर्मन जो सेक्रेटरी हैं, जो वजीर खारजा हैं, वो भी वही हैं, इटली के भी वही हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि टर्की के भी वही हैं। और टर्की के वहां इसलिए हैं कि जो दूसरा मामला दरपेश है अमेरिका को, वो यूक्रेन का है, और यूक्रेन के ऊपर प्रेसिडेंट बाइडेन, जिन्होंने चंद रोज पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि ये कातिल है, किलर है प्यूटिन, उन्होंने फिर प्यूटिन से बात की है टेलीफोन पे, और व्हाइट हाउस का जो इलामिया आया है, अगर हम दिखा सकें, यानी प्यूटिन ने फिर उसी किलर बाइडेन ने किलर प्यूटिन से बात की है, दोबारा बात की है, नहीं दोबारा बात हुई है। और जो मैं तो सिर्फ व्हाइट हाउस का इलामिया अगर हम दिखा सकें, तो व्हाइट हाउस ने एक इलामिया जारी की है, और वो इलामिया जो है व्हाइट हाउस का, वो ये कह रहे हैं कि रीड आउट ऑफ प्रेसिडेंट बाइडेन्स कॉल विद व्लादिमीर पुतिन ऑफ रशिया, और यूक्रेन के ऊपर हुई है बात। ठीक है ना, वो कह रहे हैं कि यूक्रेन पे बात हुई है। अच्छा, अब यूक्रेन पे बात हुई है, जो मैं बार बार बात कह रहा हूं कि इसमें यूक्रेन में टर्की का झुकाव, चूंकि यूक्रेन ज़ेलेंस्की की तरफ है, इसलिए टर्की और अमेरिका जहां बहुत ज्यादा फड्डे पड़े हुए हैं, वहां पर यूक्रेन के ऊपर जो है वो टर्की का झुकाव, नेटो की तरफ। टर्की नेटो का मेंबर, जो टर्की के जो वजीर खारजा हैं वो ब्रसल्स में है। अब जनाब यहां पे बिल्डअप हो रहा है फौजों का यूक्रेन के बॉर्डर्स पे और क्रीमिया के अंदर, और जो ईस्टर्न यूक्रेन है यहां पे। दूसरा, ताइवान का फड्डा मजीद बिगड़ने जा रहा है सही, और बिगड़ने इसलिए जा रहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर सुगा हैं जापान के, वो जा रहे हैं जनाब बाइडेन से मिलने, ये जुमे को उनकी मुलाकात हो रही है, और बाइडेन वहां पे उनसे कहने जा रहे हैं कि जी आप जरा यहां पे इशू करें स्टेटमेंट, जिसमें आप वो स्टेटमेंट जो है आपकी वो खुल के होनी चाहिए हमायत में। फाइनेंशियल टाइम्स ने मेरे ख्याल से इसको रिपोर्ट किया है, और हमारे पास वो है भी, यूएस पुशेस जापान टू बैक ताइवान एट बाइडेन सुगा समिट। अच्छा जी, और अब देखें ना, अच्छा अब बात यह है कि यानी अब प्राइम मिनिस्टर सुगा जो है, उनको सबसे पहले बुलाया, पहले फौरन ये आप समझें कि हुक्मरां हैं जो बाइडेन से मिलने जा रहे हैं वहां, लेकिन बाइडेन उनके साथ ही कहेगा कि इसकी स्टेटमेंट जारी करो चाइना के खिलाफ और ताइवान के हक में। अच्छा, और इसी दौरान प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक अनमार्क्ड यानी जिसके ऊपर कोई निशान ना हो किसी मुल्क का, वो एक जहाज भेजा और वो लैंड हो गया है ताइवान के अंदर। अच्छा। और उसमें उनके साबिक एक सेनेटर भी हैं, लेकिन एक साबिक डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट भी है जिनका नाम है रिचर्ड आर्मिटेज। अच्छा। और 9 अफराद हैं उसमें, और 9 लोग हैं,
और 9 लोगों के मौजूदगी में जनाब ये हुआ है कि वो ताइवान लैंड हो गया है। अच्छा, अब ताइवान लैंड हुआ है तो अब ये जनाब खबर CNN ने चला दी है कि बाइडेन डिस्पैचेज अनऑफिशियल डेलीगेशन टू ताइवान। इसमें रिचर्ड आर्मिटेज हैं। रिचर्ड आर्मिटेज पाकिस्तान में सियासत पे नजर रखने वाला रिचर्ड आर्मिटेज के नाम से को जानता है। रिचर्ड आर्मिटेज वो हैं जिनसे वो बयान मंसूब होता है कि उन्होंने कहा कि हम तोरा बोना बना देंगे मुशर्रफ को कॉल में। रिचर्ड जब आर्मिटेज से हमने जब बाद में हुआ, उन्होंने कहा मैंने तो नहीं कहा, मुशर्रफ साहब कहते हैं कि ऐसी कोई बात हुई थी। बहरहाल मीडिया में चली बात कि उसने कहा कि हम पाकिस्तान को तोरा बोरा बना देंगे। वही रिचर्ड आर्मिटेज अब ताइवान पहुंचे हैं। अच्छा, ताइवान पहुंचे हैं तो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ये कह रहा है कि चाइना ने लाइव फायर ड्रिल्स की, लाइव फायर ड्रिल्स शुरू कर दी हैं यूएस डेलीगेशन जैसे ही वहां पर लैंड हुआ है ताइवान में। सूरत हाल ऐसी, मैंने आपसे कहा कि यहां पर ऐसी सूरत हाल है इस वक्त, और फिर वार्न किया दोबारा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट कह रहा है कि फिर अमेरिका को कहा है, दोबारा अमेरिका से कहा है कि एज फॉर्मर अमेरिकन ऑफिशियल्स आर ड्यू टू मीट प्रेसिडेंट साई इवोंग से वहां पे ताइपी में, तो वो कह रहे हैं कि आप मोहतात रहें, यहां पहुंचने से पहले मिलिट्री एक्शन हो सकता है ताइवान, क्योंकि वो अनमार्क्ड जहाज था लेकिन अनाउंस भी CNN ने कर दिया कि भाई पहुंच गए। अब इस पूरी सूरत हाल में मुझे बताएं, एक तरफ वो पकड़ा है, अच्छा उधर ग्लोबल चाइना तो पीछे लग गया इंडिया के। वो जो पॉइंट उस दिन पकड़ा था ना हमने कि ये साउथ चाइना, ये इंडियन ओशन के अंदर उनके जजीरे के पास घूम रहे हैं। अब जनाब वो ताने दे दे के, एक तो वैसे ही मार कुटाई जारी है वहां पे, लेकिन दूसरा मसला ये है कि वहां पर हैवी जदीद तरीन आप समझें HQ-9 सैम्स जो एयर डिफेंस मिसाइल बैटरीज हैं, इंडिया टुडे रिपोर्ट कर रहा है। इंडिया टुडे ये कह रहा है कि चाइनीज सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज आर डिप्लॉयड क्लोज टू LAC। अच्छा, ये जो HQ-9 डिप्लॉयज एक वक्त में ये 32 मिसाइल फायर कर सकते हैं, और इसको अगर आप, ये चाइना का लेटेस्ट डिफेंस सिस्टम है, और अगर आप इसको अमेरिका के सिस्टम के साथ मैच करना चाहें तो फिर आप इसको मैच कर सकते हैं उनके पैट्रियट सिस्टम के साथ। ये यूरेशियन टाइम्स ने दिए, इंडिया टुडे ने भी दिया इसको, कई सारे अखबारों ने बहरहाल कोट किया, इंडिया टुडे ने हाँ इसको कोट किया, फिर बाकी अखबारों ने। लेकिन बात यह है कि अगर यहाँ पर डेस्पैंग के अंदर और हॉट स्प्रिंग्स में और गोगरा में बातचीत बंद हो गई है, और ये सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज लॉन्च हो वहां पर रख रहे हैं, लॉन्च तो अल्लाह ना करे कि कभी हो, तो इसका मतलब है कि चाइना और इंडिया भी टेंशन। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं ना कि इंडिया को टेंशन दे देगा, ग्लोबल टाइम्स से कह रहा है कि इंट्रूजन ऑफ यूएस वॉरशिप्स इन इंडिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हाईलाइट्स क्वाड्स डायलेमा। क्वाड्स डायलेमा, अब ये क्वाड्स डायलेमा का लफ्ज आप सुनते रहेंगे मुसलसल, डायलेमा यानी एक बहुत बड़ी मुसीबत है कि वो जनाब इंडिया को ही मानने से इनकार कर दिया, और इंडिया जो है, और साथ ही इंडियन मीडिया, अब इंडिया की मीडिया टाइम्स ऑफ इंडिया में लिख रहा है कि इंडिया मस्ट रिवैल्यूएट टाइज विद यूएस आफ्टर EEZ ट्रेसपास चाइनीज मीडिया। उनको ताने देना शुरू कर दिए, वो क्या करें गरीब बेचारे, अब सुन रहे हैं वो। और साथ ही जो ताइवान में अभी इस वक्त जो कुछ हो रहा है, तो ग्लोबल टाइम्स ने एक और वार्निंग दी है। वो कह रहे हैं कि PLA एक्सरसाइज कुड बी रिहर्सल ऑफ कॉम्बैट प्लान। आज तक इन्होंने ये, आज तक ये कहते थे एक्सरसाइजेस, अब वो कह रहे हैं कि रिहर्सल है कॉम्बैट प्लान के आइलैंड। ठीक है सर, ब्रेक ले लेते हैं। अफगानिस्तान, अच्छा ईरान के ऊपर मैं दोबारा आपसे बात करूंगा, जो इसराइल के जहाज पे अटैक हुआ। अफगानिस्तान, इंडिया के साथ वो असेसमेंट आ रही है कि आपकी टेंशन बढ़ेगी पाकिस्तान की। इंडिया, चाइना, ताइवान, यूक्रेन आपके सर के ऊपर, ये आर्मीनिया, अजरबैजान फिर खराब हो रहा है दोबारा। अब ये पूरे इवेंट्स में पाकिस्तान के अंदर एक ये PDM ना कभी थ्रेट थी ना कभी थ्रेट है वजीर आजम साहब के आसपास मशवरे देने वाले। और ये कोविड, वैक्सीनेशन और महंगाई, और ये 3-4 और ये लॉ एंड ऑर्डर, अल्लाह करे कि अब सही रहे इस फैसले के बाद। मैंने कहा ना कि लोगों को इत्तेमाद में ले लिया जाता तो क्या मुज़ायका था इसमें। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं सर, वापस आके आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, खित्ते के मामलात पर बात करते हुए आपने ईरान के हवाले से बात की, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, मैं ये कह रहा था कि पहली बात तो जो हसन रूहानी साहब ने आज स्पीच की है, लेकिन जो ईरान है उसने ऑफिशियली सरकारी तौर पे कह दिया कि हम 60% तक एनरिचमेंट अपनी लेके जा रहे हैं, जो यूरेनियम की बात हुई थी। उसके ऊपर दो बातें आ रही हैं। एक बात तो ये बड़ी अजब सी है
कि वो वहां पे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी ये जो 60% तक हो गया तब तबाह तो नहीं कर सका इसराइल, तबाह तो इसराइल ने नहीं किया और उसमें नाकाम रहा। लेकिन उसके नतीजे में क्या ईरान के पास, ईरान को एक तरह से फेवर मिल गई कि उसने बहाना बना के, या उसके रिएक्शन में, बहाना तो नहीं, रिएक्शन में उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम 60% तक अपनी यूरेनियम की एनरिचमेंट को ले जाएंगे। तो अब ये एक नई पिक्चर हो रही है और इसी में फिर अल जजीरा साथ ही रिपोर्ट कर रहा है और अरब न्यूज भी कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीडिंग विद 23 बिलियन वेपन सेल टू यूएई। अच्छा, ये वो सारी चीजें हैं जो एकदम से आपके नेटो, अल जजीरा कह रहा है नेटो ने वार्निंग दे दी है रशिया को यूक्रेन पे और खित्ते के हालात हो रहे हैं खराब। अच्छा, अब मैं, और खराब है ऑलरेडी। बात यह है कि ये एक इंतजामी मामला नहीं, इंतजामी मामला ये कि लोगों की जानो माल की हिफाजत, सड़कें खुली रखना, और ये रियासत और हुकूमत की जिम्मेदारी है। ठीक है। दूसरा मामला इससे हट के है, वो ये कि आपने इसको लॉन्ग टर्म में कैसे हल करना है। एक इशू तो है ना, बस बैन लगा के खत्म नहीं। क्या मैंने आपसे कहा ना कि क्या जब सलमान तासीर साहब को गोली मारी गई थी तो क्या उस वक्त तहरीक व्यक्ति नहीं थी? जब सिनेमा घरों को आग लगी तहरीक व्यक्ति नहीं थी? बात यह है कि आपने इसको मैनेज कैसे करना है। सड़कें खुल गई, जत्था, ये बयान देते हैं ऐसे मौके पे? नहीं देते। मुईनुद्दीन हैदर साहब थे उस वक्त वजीर दाखिला, कितने खुश असलूबी से उन्होंने मामलात को हल किया। या उसके बाद जब इवन जरदारी साहब के दौर में वाकयात पेश आते थे तो रहमान मलिक या बाकी शख्सियात किस तरह बयानात देने हैं, कैसे लोगों को बिठाना है, कैसे तरीके के साथ उलमा की मीटिंग, या नवाज शरीफ के दौर में, इवन जब ये नवाज शरीफ के दौर में जब हुआ ऑपरेशन करना था उससे पहले कितने मुज़ाकरात के। बात यह कि अचानक लोगों को बताया ही, पता ही कुछ नहीं, पुरानी वीडियोस घूम रही हैं, नहीं घूम रही हैं, पुलिस वाले शहीद हो गए हैं, मार दिए, क्या नाम नहीं लेना, 2 दिन बाद नाम लेके आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसको अल्लाह करे कि सही तरह से ये मैनेज कर लें। मतलब है कि ये ना हो रहा हो कि कुछ दिन बाद जो है वो दोबारा देखा गया और नाराजगी का इजहार और 2-4 और वजीर हटा दिए गए। ये वो नहीं है, ये हसास मामलात हैं और इसको हमने तय करना है और फॉल्ट लाइन्स नहीं प्रोवाइड करनी उन लोगों को जो मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रहे थे या अब शायद दोबारा करें इसके बाद। ठीक है नाजरीन, अल्लाह ना करे जी, अल्लाह ना करे, इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायरा अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ जी। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दुआ के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।